वो दो युवा तेंदुए। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बाघों पर एक फिल्म बन रही थी। इसमें मौसम के साथ बदलती बाघ की दिनचर्या पर नजर रखी जानी थी। 543 वर्ग किलोमीटर में फैला यह उद्यान बाघ, तेंदुए, सांबर, चिंकारा, रीछ, लोमड़ी, जंगली बिल्ली जैसे जीवों का घर है। 2 जलाशय, घास के मैदान, साल का घना जंगल और चट्टानी इलाके इसे और समृद्ध बनाए हुए हैं। वन्य जीवन में दिलचस्पी के चलते मैं भी इस फिल्म के बनने में शामिल रहा। 3 दिन हम उस इलाके में खूब घूमे। सोच समझकर 4 जगहों पर कैमरा सेट किए। 2 पेड़ों पर मचान तैयार कराई। अब हम फिल्म शूट करने के लिए तैयार थे। पहली ही रात हमें एक बाघिन दिखी, एकदम जवान और फुर्तीली। हमने उसका नाम रखा फुर्तीली। अब वो 24 घंटे हमारे कैमरों की निगरानी में थी। पूरा जंगल हाड़ कपा देने वाले ठंड में सिमटा था। कोहरे से जंगल की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी। सप्ताह भर बाद जब दुबका हुआ सा सूरज निकला तो जंगल में जैसे जान आ गई थी। मचान पर बैठे हम भी धूप का मजा ले रहे थे। तभी सामने घास के मैदान में फुर्तीली घात लगाए नजर आई। उसका ध्यान चीतल पर था। वह दबे पांव धीरे धीरे सरक रही थी। उसकी पकड़ की हद में आते ही फुर्तीली ने छलांग लगा दी। अगले ही पल चीतल की गर्दन फुर्तीली के जबड़ों में थी। कुछ देर जमीन पर पैर पटकने के बाद वो शांत हो गया। फुर्तीली ने उसे छोड़ा और बगल में सुस्ताने लगी। फिर उठी और उसे खींचकर झाड़ियों में ले गई। घूमकर उसका मुआयना किया और उसके पिछले हिस्से को चाटने लगी। कुछ देर चाटने से शायद खाल काटने में आसानी होती हो। आधे घंटे तक बेफिक्री से खाने के बाद वह पहले वाली जगह पर आकर सुस्ताने लगी। चीतल का एक बड़ा हिस्सा अभी भी वहीं पड़ा था। इतने में एक दूसरा बाघ आता दिखा, फुर्तीली की तरह जवान पर कदकाठी में उससे थोड़ा बड़ा। उसने जमीन पर पड़े चीतल को सूंघा। नए बाघ की इस हरकत की खबर जैसे ही फुर्तीली को हुई, वो एकदम से उठी और गुर्राते हुए उस बाघ पर झपटी। बाघ कुछ कदम पीछे हुआ, फिर हल्की गुर्राहट से जवाब दिया। उसकी गुर्राहट में गुस्सा नहीं था, वह फुर्तीली से दोस्ती करना चाहता था। फुर्तीली फिर से लेट गई। बाघ उसके पीछे जाकर मनुहार करने लगा। थोड़ी देर बाद फुर्तीली उठी और बचे हुए चीतल को खाने लगी। बाघ फुर्तीली को खाता देखता रहा, फिर वह भी खाने लगा। फुर्तीली ने कोई विरोध नहीं किया। उस दिन से दोनों साथ रहने लगे। हमने उसे नाम दिया सुंदर। दोनों को साथ रहते 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया था। इस बीच फुर्तीली ने एक सांबार का शिकार किया, जिसे दोनों ने 3 दिन तक चक्कर खाया। फिर दोनों गुनगुनी धूप में पसर गए। हम लोगों ने ऐसे दृश्य काफी शूट कर लिए थे, इसलिए कैमरा बंद कर मचान पर इत्मीनान से बैठ गए। एक झपकी लेने के बाद मैंने जैसे ही सामने देखा तो यकीन नहीं हुआ। तेंदुए का एक जोड़ा बेफिक्री से फुर्तीली की ओर बढ़ा चला आ रहा था। फौरन कैमरा चालू करने को कहा। यह जोड़ा एकदम जवान था। इनके बीच अभी अभी दोस्ती हुई लग रही थी। तेंदुओं को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वे बाघों के एकदम पास आ गए हैं। यह नजदीकी उनके लिए घातक हो सकती थी। बाघ अपने इलाके में किसी दूसरे शिकारी जानवर को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तेंदुए को तो बिल्कुल नहीं। अचानक फुर्तीले के कानों ने हरकत शुरू कर दी। वो दाएं बाएं आगे पीछे होते हुए किसी आवाज की टोह लेने लगी। दोनों तेंदुए रुक गए।
उन्हें खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फुर्तीली एक झटके से उनकी ओर लपकी। सुंदर भी उठ खड़ा हुआ। तेंदुए घबराकर भागे और कुछ फरलांग दूर खड़े कीकर के एक लौते पेड़ पर चढ़ गए। कीकर का पेड़ बहुत ऊंचा नहीं था, न ही उसकी डालियां बहुत मजबूत थी। फिर भी खुद को संतुलित रखते हुए दोनों अलग अलग डालियों पर पहुंच गए। उनका मुंह फुर्तीली की ओर था। फुर्तीली और सुंदर नीचे खड़े उन्हें घूर रहे थे। कुछ देर बाद सुंदर अपने अगले पैरों को पेड़ के तने से टिकाए पिछले पैरों पर सीधा खड़ा हो गया, जैसे अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा हो। तेंदुओं के जैसे प्राण सूख गए। वे शाखों पर पीछे सरकने लगे, पर शाखें इतनी पतली थी कि वे हिलने लगी। दोनों ने किसी तरह खुद को गिरने से बचाया। फुर्तीली और सुंदर उसी पेड़ के नीचे लेट गए। फुर्तीली का पूरा ध्यान पेड़ पर टिका था। तेंदुओं की हल्की सी हरकत पर वो चौकन्नी हो उठती। इस तरह कई घंटे बीत गए। तेंदुओं का अब शाखों पर टिके रहना मुश्किल हो गया था। नर तेंदुआ थोड़ा नीचे आकर एक कुछ मोटी शाख पर लेट गया। वह सतर्क था। थोड़ी देर बाद मादा भी उसी शाख पर आ गई। नर तेंदुआ नीचे की दूसरी शाख पर लेट गया। पेड़ अगर बड़ा और ऊंचा होता तो उसकी मोटी शाखों पर अपने पैर लटकाए वे आराम से पड़े रह सकते थे, पर अब वो थकान और भूख प्यास से परेशान हो चुके थे। डरे हुए भी थे, वहां से भाग जाना चाहते थे और इसी जुगत में थे। बीच बीच में फुर्तीली लेटे लेटे उन पर गुर्रा देती थी। अब वे भी हल्की गुर्राहट से उसका जवाब देने लगे थे। जाड़े का सूरज जल्दी डूब जाता है। दोपहर बीते 3-4 घंटे बाद ही शाम का माहौल बनने लगा था। इस बीच नर तेंदुआ उतरने की कोशिश में तने तक आया कि दोनों बाघ उठ खड़े हुए। तेंदुआ फिर से पेड़ पर ऊंचे चला गया। यह हम सबके लिए भी अप्रत्याशित था। थके होने के बावजूद हम रोमांचित थे, पर मन ही मन मना रहे थे कि कुछ अप्रिय ना घट जाए। नीम अंधेरा पसरने लगा था। कैमरामैन कम रोशनी में काम कर सकने वाली कैमरा सेटिंग कर रहा था। अंधेरे में नंगी आंखों से अब केवल तेंदुओं की हिलती आकृति दिखाई दे रही थी। पूरा जंगल कपकपा देने वाली ठंड में सिमट गया था। तेंदुए के लिए अब एक मौका था। वह तेजी से उतरा और पलक झपकते ही मैदान की ओर भागा, पर फुर्तीली और चौकन्नी निकली। 3 लंबी छलांगों में उसने अपने अगले पंजे का भरपूर वार तेंदुए के सिर पर दे मारा। डर और खड़बड़ाहट से वह कांप रहा था। तभी मादा तेंदुआ पेड़ से उतरी और उनके उल्टी दिशा में भागी। अचानक कुछ दूर पहुंचकर वह रुकी और एक सुरक्षित दूरी बनाकर उन बाघों की ओर दौड़ पड़ी। शायद उन बाघों का ध्यान अपनी ओर भटकाकर वह अपने साथी को भागने का मौका देना चाहती थी। उसकी इस हरकत से सुंदर का ध्यान भटका। वह उसकी ओर लपका भी, पर फिर नर तेंदुओं की ओर गुर्राता हुआ लौट गया। तेंदुए ने बचाव की मुद्रा में गुर्राते हुए अपना पंजा आगे कर दिया। फुर्तीली को मौका मिल गया। उसने पीछे से उसकी कमर पर तेज पंजा मारा। तेंदुआ गुर्राते हुए घूमा तो सुंदर ने उसकी गर्दन का ऊपरी हिस्सा अपने मुंह से पकड़ लिया। तेंदुआ बेदम हो चुका था, फिर भी छटपटाते हुए वह एकदम से पलटा। इससे वह बाघों के दांतों से छूट गया था, पर 2 कदम भागते ही गिर पड़ा। फुर्तीली ने फिर से एक पंजा उसकी पीठ पर मारा। तेज दर्द भरी चीख के साथ तेंदुआ वहीं गिर पड़ा, बिना किसी हरकत के। वह बस हाँफ रहा था।
सुंदर ने आगे बढ़कर फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली। तेंदुए ने अब कोई हरकत नहीं की, वह शांत पड़ा था। मादा तेंदुआ कब की ओझल हो चुकी थी। दोनों बाघ वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। जब आसमान में चांद की हल्की रोशनी छिटकी तो वे अलसाए से उठे और साथ साथ चल दिए।